हेलो हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। तो सक्रियता है क्या? तो जो एग्जाम्पल लिया था विद्युत अपघट्य का, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो मात्रा विद्युत का प्रवाह कर पाती है, जो नहीं कर पाती, दो थी ना। जो कर पाती है वो क्या है? प्रभावी सांद्रता है, जो विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करती है। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं और इस प्रभावी सांद्रता को ही सक्रियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रियता कहा जाता है। तो सक्रियता क्या होती है? ये प्रभावी सांद्रता ही क्या है? सक्रियता है। तो लुईस ने सक्रियता का जो पद यूज किया था प्रभावी सांद्रता को बताने के लिए, तो K हो जाएगा कि हमारे पास पहले क्या था? K था CA प्लस CB माइनस अपॉन CAB। अब K क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? यहां सांद्रता के पदों को किसे सक्रिय मास या सक्रिय द्रव्यमान के पदों से क्या जाएगा? परिवर्तित किया जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा? A प्लस A माइनस, या A प्लस भी दिखा सकते हैं, A प्लस माइनस, या फिर ऐसे दिखाओ A प्लस A या B माइनस और AB। ये क्या है? K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर? और अब क्या है? सक्रियता गुणांक। जो सक्रियता है, सक्रियता को A से रिप्रेजेंट करते हैं। सक्रियता A किसके समानुपाती होती है? वो होती है सांद्रता के। किसके? मोलर सांद्रता के। क्या होती है? मान लो सक्रियता क्या है, पहले थोड़ा सा सक्रियता के बारे में आगे है। मान लो 100 मेरे पास मोल थे, या मेरे को 100 अणु थे। 100 अणुओं में से मान लो 10 अणु विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, या मैं कहूं उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद यानी अभिक्रिया के पदों में भी कह सकते हैं ना, जो अणु अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या है? सक्रिय अणु है। पढ़ के आए ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान बता रहे तो 10 अणु क्या है? सक्रियता को बताते हैं। यदि मैं कहूं, मैंने कहा यदि 200 अणु लिए, क्या ये 200 अणु लिए, तो एक बात बताइए, सक्रिय अणुओं की संख्या भी तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यदि मैं 1000 अणु ले लूं, कुल अणु कितने हैं? 1000 हैं, तो उनमें से देखो कितने अणु सक्रिय हैं? 100 अणु सक्रिय हैं, जो उत्पाद का या मैं कहूं विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, फ्लो करते हैं। तो जो सक्रियता होगी वो किसके समानुपाती होगी? वो C के यानी मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। जब मोलर सांद्रता यानी ये समानुपाती चिन्ह हटाता हूं तो A बराबर FC, और यही F क्या है? यही है सक्रियता गुणांक। क्या है? सक्रियता गुणांक। कभी कभार इस सक्रियता गुणांक को क्या कहा जाता है? सक्रियता और मोलर सांद्रता का अनुपात क्या है? सक्रियता गुणांक है। क्या है? सक्रियता गुणांक है। बात क्लियर? यदि हम जो सांद्रता का मोलर पद है उसे मोललता, किसमें? मोललता में रिप्रेजेंट किया जाए, मोललता में प्रदर्शित किया, मोललता को M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो क्या होगा? सक्रिय गुणांक होगा उसे गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो A अपॉन क्या हो जाएगा? M। M क्या है? मोललता है। विलयन ही क्या है? मोललता है। क्लियर? दो तीन बातें लिखते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लिखो इस प्रकार विद्युत अपघट्य के विलयन की, देखो ध्यान से देखो, 100 अणु दे रहा था, 10 अणु क्या थे? सक्रिय थे। उदाहरण स्वरूप है ना, 5 हो सकते हैं, 1 अणु भी हो सकता है। 100 में से 1 अणु क्या हो सकता है? सक्रिय हो सकता है। तो ये क्या है? वास्तविक सांद्रता है। ये क्या है? प्रभावी सांद्रता है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? सक्रियता कह रहा हूं, या सक्रिय अणुओं का नाम दे रहा हूं। तो लिखो, तो लाइन लिखना, इस प्रकार विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रभावी सांद्रता, अतः विद्युत अपघट्य
के विलयन की प्रभावी सांद्रता उसकी वास्तविक सांद्रता के उसकी वास्तविक सांद्रता के वास्तविक सांद्रता से कम होती है। कम होती है, हमेशा नहीं लेकिन कम होती है। सामान्यतः की बात कर रहे हैं, कम होती है। देखो 100 में से 10 क्या होती है, कम होती है। वास्तविक सांद्रता से ये सांद्रता क्या है, कम है, कम होती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, सक्रिय सांद्रता के पद, सक्रिय सांद्रता के पद को बताने वाले, सक्रिय सांद्रता को बताने वाले पद, सॉरी ऐसे लिखो, सक्रिय सांद्रता को बताने वाले पद को बताने वाले पद को ही, सक्रिय सांद्रता को बताने वाले या व्यक्त करने वाले पद को ही सक्रियता कहा जाता है। पद को ही सक्रियता कहा जाता है। अतः सक्रियता के स्थान पर, अतः सांद्रता के स्थान पर, अतः सांद्रता के स्थान पर सक्रियता के पद का इस्तेमाल किया जाता है। सक्रियता, सांद्रता के स्थान पर सक्रियता को काम में लिया जाता है या सक्रियता का इस्तेमाल किया जाता है। सक्रियता को काम में लिया जाता है। तो के इक्विलिब्रियम लिख लेना, a प्लस a b माइनस, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, अपॉन a b, यानी जो क्रियाकारक है उसका सक्रिय द्रव्यमान, क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, ये क्या है, कैटायन यानी धनायन का सक्रिय द्रव्यमान, ये ऋणायन का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखो, सक्रियता वास्तविक सांद्रता के, सक्रियता वास्तविक सांद्रता के समानुपाती होती है। सक्रियता A वास्तविक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो A इक्वल टू FC, तो F क्या है, सक्रियता गुणांक है, तो F लिख लेना A अपॉन C, F लिख लेना F इक्वल टू A अपॉन C, F लिख लेना A अपॉन C, F लिख लेना A अपॉन C। अतः सक्रियता एवं, अतः सक्रियता एवं वास्तविक सांद्रता के, अतः सक्रियता एवं वास्तविक सांद्रता के अनुपात, वास्तविक सांद्रता के अनुपात को ही, वास्तविक सांद्रता के अनुपात को ही सक्रियता गुणांक कहते हैं। अनुपात को ही सक्रियता गुणांक कहते हैं, सक्रियता गुणांक कहते हैं। क्लियर, सक्रियता गुणांक कहते हैं। तो F इक्वल टू AC। यदि सांद्रता को, नेक्स्ट लाइन में, यदि सांद्रता को मोललता के ब्रैकेट में लिखना M, यदि सांद्रता को मोललता M के रूप में, मोललता M के रूप में, मोललता के रूप में लिया जाए तो सक्रियता को ये क्या है, गामा है, सक्रियता को गामा ऐसा बनाया जाता है, गामा से प्रदर्शित किया जाता है, गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो गामा लिख लेना, गामा इक्वल टू A अपॉन M। ये क्या है, सक्रियता ये है, ये क्या है, मोलैलिटी, मोललता है, ठीक है। और यहाँ क्या थी, मोलरता थी, ये क्या थी, C, कैपिटल M से दिखा दें,
मोलरता। क्लियर? तो दो चीजें, दो बात। अब कई बार आता है कि ये आदर्श विलयन क्या है और एक अनादर्श। ठीक है, आदर्श विलयन क्या है? इधर देखो, आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हो, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और सामान्यतः तनु विलयनों को, यानी सामान्यतः जो तनु विलयन होते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन, आदर्श लिखना, ब्रैकेट में लिखना आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जो, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, अनादर्श, अनादर्श विलयन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा टी को ड्रिंक कर लूं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इन्हें वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो इसमें लिखना, ऐसे विलयन जो, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आइडियल और नॉन आइडियल। जहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर, ऑलमोस्ट कितनी क्लासेस हुई? 5-6 क्लासेस हुई। उसके बाद है काम की बात हो रही है, काम की बात हो रही है। वो क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म जो सबसे लंबा चलने वाला है, अणुसंख्यक गुणधर्म। और ब्रैकेट लिखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? विलयनों के ऐसे गुण, विलयनों के ऐसे गुण जो उनमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। दोबारा विलयनों के ऐसे गुण जो उनमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की प्रकृति पर नहीं। तो ऐसे गुणों को ही क्या कहा जाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है परासरण दाब, यानी ओस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। सारे मतलब बताऊंगा क्वथनांक उन्नयन से मतलब क्या है, और वन बाय वन फिर अलग से पढ़ेंगे। ये क्या है? एलिवेशन, इंग्लिश में जरूर लिख लेना, एलिवेशन इन बॉइलिंग
में अवनमन, अवनमन, उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब कम होना, अवनमन यानी डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लास्ट है वाष्प दाब, चौथा वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव, रिलेटिव डिप्रेशन या रिलेटिव लॉबरिंग, रिलेटिव लॉबरिंग, लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहां से यानी करीब जो अब तक यूनिट हुई है करीब 6 लेक्चर्स में, वो मान के चलो 20% हुई है। जो रिमेनिंग पार्ट है अब शुरू होगा, जो 80% 75% यूनिट बची हुई है वो अब चलेगा। और जब 75% बचा हुआ है तो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं। कभी कभार वो न्यूमेरिकल दे देता है और कभी कभार डायरेक्ट पूछता है इनसे संबंधित सवाल। तो पहले लिखेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे। विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के ऐसे गुण जो घुले हुए या उपस्थित, विलयन के ऐसे गुण जो घुले हुए विलय के कणों की संख्या पर, विलयन के ऐसे गुण जो विलय के घुले हुए, विलय के घुले हुए अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर, विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति पर, ना कि विलय की प्रकृति पर। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखना अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विलायक की प्रकृति पर करते हैं बस। अणुसंख्यक गुणधर्म विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सारे टॉपिक्स में आएगा वो है वास्तव, वास्तव सबका कारण, सिर्फ परासरण दाब की बात नहीं कर रहा, इन तीनों की बात कर रहा हूं। सब में वाष्प दाब का अपना महत्व है और मैं बार बार कहूंगा वाष्प दाब में कमी होती है, ठीक है, बढ़ जाता है वाष्प दाब, है ना। तो इस वजह से ये होता है, वो होता है, जो भी होता है। अब देखो एग्जाम्पल, क्वथनांक में उन्नयन, मैंने आपको आलू वाला एग्जाम्पल, आलू उबालने वाला एग्जाम्पल दिया था। या फिर ऐसा करो कि कुकर लो या फिर कोई बर्तन लो यूटेंसिल, तो उसमें 2-2 लीटर पानी डालो और दोनों नॉर्मल पानी है, दोनों का टेम्परेचर समान है। एक पानी में एक जो लिया है बर्तन, उसमें बर्तन का साइज भी समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 अलग अलग तरह के बर्तन ले, नहीं। या फिर ऐसा कर लो, एक बार एक बर्तन को इस्तेमाल कर लो, फिर मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट।
तो उनमें दो बार क्या करना है, आप पानी गर्म करो, 2-2 लीटर पानी लो बराबर मात्रा में, और एक में नमक डालना, एक में नमक मत डालना, अच्छा नमक डालना जिससे थोड़ा हमें पता लगे, डिफरेंस पता लगे, अंतर पता लगे। एक को जब गर्म करोगे, यानी दोनों को जब गर्म करोगे तो आप देखोगे टाइम लगाना किसको गर्म होने में, उबलने में, सिर्फ इतना देखना भाप निकलना कब चालू हो रही है, ठीक है। किस विलयन को, किस पानी को गर्म करने पर या गर्म करने में समय कितना लगा, किसमें ज्यादा लगा, किसमें कम लगा, तो आप देखेंगे जिसमें आपने नमक मिलाया था उसको उबलने में, उसमें से भाप निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो किसका एग्जाम्पल है वो मैं क्वथनांक में उन्नयन में भी पढ़ाऊंगा और वाष्पता अपेक्षिक अवनमन में भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां भी वही है। जो बर्फ में आइसक्रीम की जो ठेलियां होती हैं, उस बर्फ में उस आइसक्रीम को जमे रहने के लिए कि वो आइसक्रीम पिघले ना, तो उस बर्फ में भी नमक मिलाया जाता है जिससे अधिक समय तक वो बर्फ आइसक्रीम आपकी जो आप खाते हैं वो ठंडी रहे। वो किसके आधार पर, वो हिमांक में अवनमन के आधार पर बेस्ड है। इसकी डेरिवेशन है, आसान है, सारी चीजें आसान है। वो हिमांक में अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कम हो जाता है, यानी अधिक समय तक चलता है, ठीक है। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, पराशर दाब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पराशर दाब से पहले हमें पराशरण पता होना चाहिए और विसरण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना विसरण, सबसे पहले हेडिंग डालोगे विसरण, इरेज करो, इंग्लिश में जरूर लिखना है विसरण। विसरण कहते हैं डिफ्यूजन, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है, विसरण होता है जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जब दो गैसों को मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो वो एक गैसें एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाती हैं। इससे मतलब क्या है, पूरी तरह मिलने से मतलब क्या है कि मान लो इस कमरे में, ये कमरा बंद कर दिया जाए जिस कमरे में मैं हूं या आप जिस कमरे में बैठे होंगे, तो कोई भी कमरा ले, उसमें आप क्या करें, जैसे मान लो खूब सा धुआं करें, फ्यूम धुआं करें, तो उस कमरे को बंद कर दें, ठीक है, और थोड़ी बात देखेंगे आप कि आपको कुछ धुआं कम लगेगा, तो उस अवस्था में कमरे के प्रत्येक कोने से कहीं से भी आप मतलब कुछ हिस्सा लें वायु का और उसका कंपोजिशन देखें, संगठन देखें, क्या होता है, समान होता है। तो गैसों में यानी जब ज्यादातर गैसों की जो प्रक्रियाएं हैं, गैसों को गैसों में मिलाया जाता है, जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, विसरण होती है। क्या होती है, विसरण होती है। तो विसरण कैसे समझो, जब धुआं किया तो जहां धुआं जिस जगह हो रहा था वहां धुएं की सांद्रता कम थी, लेकिन जैसे धुएं का एलिमेंट हट गया, धुआं तो कमरे में प्रेजेंट है, लेकिन हटाने के बाद आपको जिस जगह देखा क्या उस जगह धुआं बचा नहीं, कम बचा, वह धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है, यानी जहां ज्यादा धुआं था वह हर जगह यानी उच्च वहां सांद्रता ज्यादा थी धुएं की, जहां के एग्जाम्पल लिया है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयनों का, या ये गैसों के लिए पढ़ा जाता है, तो गैसों का प्रवाह क्या है, विसरण। क्या है, विसरण, ठीक है। जैसे भाई जो जैसे होते ना परफ्यूम वगैरह गैस वाले, तो वो उनका वे भी ऐसे ही घूमती है, लेकिन जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, तो वो पूरे कमरे को भी महका देती है। यानी आप देखेंगे कि एक टाइम पे एक जगह पर उस परफ्यूम की सांद्रता ज्यादा होती है, यहाँ यदि आप मारोगे
तो इस जगह पर सांद्रता ज़्यादा, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ सांद्रता कम हो जाती है और वह सांद्रता पूरे कमरे में भी या जितना भी स्पेस, मान लो यहाँ में परफ्यूम छिड़कूं तो आप क्या वहाँ सूख सकते हो? नहीं सूख सकते, क्योंकि यह बहुत बड़ा कमरा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा भी हर जगह प्रेजेंट होगा तो हमें नाक द्वारा वो, हमारी नोज द्वारा वो परफ्यूम हम उसे पहचान नहीं सकते। तो डिपेंड करता है हम कितना परफ्यूम छिड़क रहे हैं। तो द पॉइंट इज, जो गैसों में जो अभिक्रिया होती है वो क्रियाएं होती हैं, यानी गैसों को गैसों में मिलना क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? विसरण की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है परासरण। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मेटिक या ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये एक्सपेरिमेंट आपने मोस्ट ऑफ द टाइम किया होगा। कौन सा वाला? यदि आप घर में दाल या चने भिगोएं, ठीक है, तो कुछ समय बाद देखेंगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कि वो चने या चने की दाल या फिर कोई भी दाल, वो थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। तो होता क्या है, वह जो पानी है, जिस पानी में भिगोया गया है दाल को, तो वह पानी को वह दाल क्या कर देते? अवशोषित कर देते पानी को। क्या एक बात बताओ, दाल के अंदर पानी की सांद्रता है, मान लो कुछ है भी, तो वह दाल फूल गई, वह चने का जो चना है वो फूल गया। तो वजह क्या है उसके फूलने की? कि अंदर पानी कम है। तो अंदर पानी कम है यानी निम्न सांद्रता है। सांद्रता क्या है? निम्न है। और बाहर क्या है? ज्यादा पानी है। तो जो विलायक है उसका प्रवाह होता है, वो क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। किसकी ओर होता है? एक बात बताओ कि जो अंदर है वो क्या है? अंदर तो मान लो बहुत कम है, तो विलायक का प्रवाह कहाँ हो रहा है? कम से ज्यादा की ओर है। तो परासरण क्या है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायकों का या गैसों का क्या है? प्रवाह है। क्लियर? जैसे आप टिट्रेशन करते हो, आपने बचपन में की हो, तो जैसे जैसे 1-1, 2-2 बूंद आप डालते हैं पीरियड से थोड़ा थोड़ा, तो आप जैसे डालते हैं वो क्या होता है? कलर लेस हो जाते हैं, रंगहीन हो जाती है। तो वहां देखेंगे जैसे ही डालते हैं पहले कलर आता है, फिर वो गायब हो जाता है। वो क्या है? मतलब ऐसे बूंद गई और धीरे धीरे फेड हो गई। वो क्या है? वो भी एक उदाहरण है। किसका? वो विसरण का उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? ये परासरण का उदाहरण है। अब परासरण को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है? परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब के बारे में और डेफिनेशन विसरण की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थोड़ा सा सॉरी, अभी 2-4 मिनट और पढ़ सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो अभी ज़्यादा लंबी हुई नहीं। तो विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का क्या है? प्रवाह है। मैंने कहा था किसी भी क्षेत्र में किसी भी थोड़ी सी भी एयर ले, उसमें धुएं की मात्रा होती है। यानी जहां से भी लेंगे वहां से उसका कंपोजिशन, संगठन क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब था समांगी। ये समांगी की तो डेफिनेशन थी। और विसरण कब तक होता है? जब तक जो भी स्थिति, जहां तक भी विसरण हो रहा है, जब तक विलयन कैसा ना बन जाए? समांगी विलयन ना बन जाए। क्या ना बन जाए? समांगी विलयन ना। विसरण की प्रक्रिया कब तक होती है? जब तक विलयन समांगी ना बन जाए। तो पहले विसरण डालना, तो विसरण में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो विसरण में लिखना, विसरण में लिखना, यह गैसों का गुण है, यह गैसों का गुण है, यह गैसों का गुण है। मुख्यतः सामान्यतः की बात कर रहा हूं, यह गैसों का गुण है। इस गुण के कारण गैस अणु
कारण गैस अणु सभी स्थानों पर, इसी गुण के कारण, इस गुण के कारण गैस अणु सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर अपने आप को विसरित कर लेते हैं। विसरित कर मतलब स्थित हो जाते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं। ठीक है, अपने आप को विसरित कर लेते हैं। यह गुण द्रवों में भी पाया जाता है। यह गुण द्रवों में भी पाया जाता है, परंतु द्रवों में विसरण धीमी गति से होता है। द्रवों में विसरण धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। डेफिनेशन लिखो विसरण की। किसी भी पदार्थ के अणुओं की, किसी भी पदार्थ के अणुओं की, किसी भी पदार्थ के अणुओं की उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, ऐसा देखो, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, किसी भी पदार्थ के अणुओं की उच्च सांद्रता वाले अणुओं से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः ही गमन, स्वतः अपने आप होता है, स्वतः ही गमन विसरण कहलाता है। स्वतः ही गमन विसरण कहलाता है। विसरण की प्रक्रिया तब तक होती है, विसरण की प्रक्रिया तब तक होती है जब तक समांगी विलयन ना बन जाए। विसरण की प्रक्रिया तब तक होती है जब तक समांगी विलयन ना बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे आगे।